आज की क्लास का पहला पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, जो शेप एक सबशेल का होता है वो ही शेप उसके ऑर्बिटल्स का होता है। अगर तुम्हारा p सबशेल डम्बल है तो p सबशेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स हैं px, py, pz वो भी डम्बल हैं। अगर तुम्हारा d सबशेल डबल डम्बल है तो उसके अंदर के जितने ऑर्बिटल्स हैं उनका भी डबल डम्बल शेप ही होगा। दैट्स वाई बहुत सारी बुक्स में एजिम्यूथल क्वांटम नंबर में लिखा रहता है इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैं तुम्हें उस समय ऑर्बिटल लिखवाती तो तुम्हें लगता कि मैम एजिम्यूथल तो सबशेल के बारे में बता रही है तो आप शेप ऑर्बिटल का क्यों लिखवा रहे हो। लेकिन अब तुम्हें क्लियर हो गया कि शेप ऑफ सबशेल ही शेप ऑफ ऑर्बिटल है। तो सब लोग नोट्स में एजिम्यूथल क्वांटम नंबर का लास्ट पॉइंट जो हमने थर्ड क्लास में लिखा था वहां पर जाकर लिखिए। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबशेल लिखा था ना, वहीं पर लिख दीजिए शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो एक सबशेल का शेप होता है वो ही ऑर्बिटल का शेप भी होता है। अभी मैं ड्रॉ करना आपको सारे सिखा रही हूँ, ठीक है। ओके, नाउ शेल्स के नाम बताइए, शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज बताइए और उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी बताइए 6 तक, 6 नंबर तक। यादवी बोलो बेटा। और name of shell K, value of principal quantum number 1 and number of electrons। एक साथ नाम बोल दो फ्लो में, एक साथ वैल्यूज बोल देना, एक साथ इलेक्ट्रॉन बोल दो। ओके मैम, KLMNOP, value of principal quantum number 1 2 3 4 5 6 and number of electrons 2 8 18 32 50 and 64। निकाल लो 2n स्क्वायर से। यस मैम। n की वैल्यू 6 रखो। यस मैम। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 इंटू 2 72। अब मुझे 8 तक सबशेल्स के नाम बताओ, उनके एजिम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज बताओ और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आ सकते हैं वो बताओ 8 नंबर तक। तनिष्का। मैम नेम ऑफ सबशेल SPDFGHIK and the value of L 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 तक ही आएगा क्योंकि तुमने yes, 7 yes ma'am। and the number of electrons in a subshell 2 6 10 14 18 22 26 and 30। 4 के गैप से याद कर रखा है ना? yes ma'am। फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ता है, इमीडिएटली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मुझे दो फॉर्मूले बताइए, हाउ यू कैन कैलकुलेट सबशेल इन शेल एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑर्बिटल्स इन सबशेल, दोनों के फॉर्मूले। पीयूष, पहले सबशेल इन शेल बता दो। We can calculate the subshells in shell by the formula. The value of L is equals to 0 to n minus 1, and we can calculate the orbitals in the subshell by two formulas. M is equals to 2L plus 1 and minus L is to 0 to plus L. माइनस L to 0 to plus L से क्या निकलता है? The value of the magnetic quantum number for orbital. और 2L plus 1 से? The number of orbitals present in the subshell. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। How principal quantum number tells about energy of electron? How principal quantum number tells about energy of electron? अर्पित, अर्पित आपको मैंने 2 बार अनम्यूट किया बेटा, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। How principal quantum number tells about the energy of electron? श्रुति बताओ। मैम
as the value of principal quantum number increases, the distance between the nucleus and the outermost electron, Not outermost shell. Not outermost. Outermost you have to take when you have to consider radii. एनर्जी तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंपेयर हो सकती है. Okay, ma'am. Distance between the nucleus and electron increases, and due to which the force of attraction decreases, and this increases the energy level of the electron. बिल्कुल सही. अट्रैक्शन कम, एनर्जी ज्यादा. ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग. मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ सारे ऑर्बिटल्स, फिर हम और रिवीजन करते जाएंगे साथ साथ. लिखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट. कौन सा पॉइंट होगा आपका, ये देख लेना. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट, इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, या तो आप ऐसे लिख दें, या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ सबशेल इन 3D. मैं दोनों समझाती हूँ आपको, पहले आप लिख लीजिए. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपने लास्ट मेरे साथ में सबशेल में ऑर्बिटल निकालना सीखा था और उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकाला था. मुझे याद है बीच में अपन ने लाइन बना के एस में निकाला था, पी में, डी में और एफ में. अभी अगला पॉइंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट. दो तरह से आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल और पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ सबशेल इन 3D. 3D की जगह आप स्पेस भी लिख सकते हैं. पहले अपन करना सीखते हैं, फिर अपन इसे दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके देखते हैं. एग्जाम्पल, मैंने लिया पी सबशेल. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, फॉर्मूला 2l+1, 2 into 1+1. बताइए 3 आया क्या? बताइए जो 3 आया वो ऑर्बिटल्स का नंबर आया क्या? बताइए, लाइन बैठ गई. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो है टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल. एक ऑर्बिटल में कितने सबशेल्स होंगे, m उसी के बारे में बताती है. एक तो ये जस्टिफाई हो गया. अब जब 3 ऑर्बिटल का पता चला तो वो 3 ऑर्बिटल क्या क्या निकले, px, py और pz. अब आप समझो px का मतलब क्या होता है. why x is written as a subscript. तो p मतलब p सबशेल का ऑर्बिटल, और p सबशेल की शेप आपको सिखाई थी मैंने, डंबल. तो बच्चों 3 एक्सिस होती हैं, उसमें से अगर आप x एक्सिस पर डंबल बनाते हो तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का नाम हो जाता है px. px नाम का मतलब क्या है कि जो डंबल है वो x एक्सिस पर ही बनाया जाएगा. Now what is py? py का मतलब है जो डंबल है वो स्पेस में y एक्सिस पर बनाया जाएगा. And what is pz? pz का मतलब जो डंबल है उसको आप z एक्सिस पर बनाओ. अब इस लाइन को समझो. p सबशेल डंबल था, p सबशेल डंबल था, और इस डंबल को स्पेस में कितनी तरह से अरेंज किया गया. तो इस डंबल को स्पेस में 3 तरह से ओरिएंट किया गया. या तो तुम इस डंबल को x एक्सिस पर लगा दो, या तुम इस डंबल को y पर लगा दो, या तुम इस डंबल को z पर लगा दो. तुमने इस डंबल को 3D में कितनी तरह से अरेंज किया, 3 तरह से. इसीलिए p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं. क्या एक तो मैथमेटिकली हो गया कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल आ गए, एक कंसेप्चुअली हो गया. उल्टा चलते हैं, एक सबशेल को 3D में जितने ओरिएंटेशन मिल सकते हैं उतने ही उसमें ऑर्बिटल आते हैं. आ रहा है? एक सबशेल को स्पेस में जितने ओरिएंटेशन मिल सकते हैं उतने ही उसमें क्या आते हैं, ऑर्बिटल. तो सबशेल कौन सा है, p.
शेप क्या है, डम्बल। 3D में कितनी तरह से जमाया, 3 तरह से उसको अलाइनमेंट दिया, या तो x पर डंबल लगा दिया, या y पर डंबल लगा दिया, या z पर। तो कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 3, इसीलिए कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, 3। तो समझने की कोशिश करें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगला पॉइंट लिख लीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। क्वेश्चन उठता है एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसका आंसर जितनी तरह से सबशेल का 3D में ओरिएंटेशन पॉसिबल है। और करके लिखिए, पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अ सबशेल इन 3D। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ ओरिएंटेशन वर्ड याद करिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साइज, और एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ शेप। ये सबशेल लिख दीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m लिखिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला लगाया, उससे 3 आया जो कि ऑर्बिटल का नंबर है। पहली बार जस्टिफाई हो गई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल आए, 3। क्यों आए 3? क्योंकि डंबल को 3 तरह से जमाया जा सकता है, x पे, y पे और z। px का मीनिंग, जैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज px ऑर्बिटल, तो लिखिए px का मीनिंग लिखना, when lobes, याद होगा आई होप आपको, लोब वर्ड ये यहां से यहां तक की दूरी, when lobes किसकी, of dumbbell are oriented on x axis। है बिल्कुल परफेक्ट। when lobes किसकी, डंबल की, कहाँ ओरिएंटेड होती है, x एक्सिस पे, तो उसे नाम px दिया जाता है। when lobes are oriented on y axis, when lobes are oriented on z axis। ड्रॉ कर लीजिए। D सबशेल, SPD 012, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स के नाम किसी को याद हो तो बताएं। याद है किसी को? फिर मैं ड्रॉ करना सिखाती हूँ आपको, हाउ टू ड्रॉ दीज 5 ऑर्बिटल्स। प्रियांशी बोलो। Ma'am, the 5 orbitals are dxy orbital, dyz orbital, dxz orbital, dx square minus y square orbital, and dz square orbital. 5 d ऑर्बिटल आपको याद है। अब आई थिंक आप पार्शली समझ गए हैं कि ओरिएंटेशन कहाँ है, उस हिसाब से ये सबस्क्रिप्ट लगाए जाते हैं। अब तुम पहले सुन लो, देख लो, फिर लिख लेना। जब तुम स्क्वायर लगाते हो, स्क्वायर, तो स्क्वायर डी का शेप याद है ना, डबल डंबल। जब तुम स्क्वायर लगाते हो तो तुम्हें डंबल को उन्हीं एक्सिस पे बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक्सिस पे बनाना है, और वाई स्क्वायर का मतलब वाई एक्सिस पे बनाना है डंबल को, एक्स, वाई और जेड। जब स्क्वायर लिखे हुए रहते हैं डी वाले में, तो उन्हीं एक्सिस पर बनाना है, और जब बिना स्क्वायर लिखा हुआ है तो उन एक्सिस के बीच में बनाना है। तो एक्स वाई में एक्स, वाई, जेड, वाई को आगे बढ़ाओ, एक्स को आगे बढ़ाओ, जेड। अब कौन सा पार्ट है जो एक्स वाई के बीच में, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एक्स वाई के बीच का, इधर ये वाला। तो जो एक्स वाई के बीच का पार्ट है वहां डंबल बनाना है ना। तो ये वाला पोर्शन है मिडिल वाला। अब एक डंबल तो यहाँ बनेगा, ये देखिए, एक डंबल तो एक्स और वाई के बीच में बनेगा,
और दूसरे डंबल के लिए आप फ्री हैं, जहां मर्जी बड़े बना लीजिए। इधर वाला सही बनना चाहिए एक्स वाई के बीच में। तो डी की केमिस्ट्री को समझें, अगर स्क्वायर लिखा हुआ रहता है तो उन्हीं एक्सिस पर बनाना है, और बिना स्क्वायर होता है तो उन एक्सिस के बीच में पहली लोग सही बननी चाहिए, दूसरा आप कैसे भी बना सकते हैं। अब वाई जेड बताइए, पहले आप सीख लो फिर इकट्ठे बनाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई जेड? वाई और जेड के बीच में, क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो वाई जेड के बीच में ये पोर्शन है, ये वाई को एक्सटेंड करो, ये जेड और ये एक्स, ये वाई जेड और ये वाई जेड के बीच में, तो वाई जेड के बीच में ये डंबल हो गया, ये देखो, ठीक है। और सेकंड के लिए तुम फ्री हो, कैसे भी करो, राइट। चौथा बनाना है तुम्हें एक्स जेड। अब तुम्हारा ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब 3D में सोचो, 3D में सोचो, ये तो 2D है पेपर और बोर्ड, तो 3D में सोचो, एक्स जेड का मतलब एक्स और जेड के बिल्कुल बीच में, तो बताओ वाई वाली एक्सिस वो आएगी नहीं आएगी? एक्स और जेड के बिल्कुल बीच में वाई वाली लाइन आएगी नहीं आएगी? तो वाई वाली लाइन पर बनाओ, क्योंकि एक्स जेड के बिल्कुल बीच में, और ये दूसरा। और 11th क्लास सबसे डिफरेंट बनता है डी जेड स्क्वायर। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि सबके नाम में दो दो एक्सिस आ रही हैं। देखो यहाँ एक्स वाई आ रहा है, यहाँ एक्स वाई, यहाँ वाई जेड, यहाँ एक्स जेड, देखो सबके नाम में दो दो एक्सिस आ रही है। सिर्फ डी जेड स्क्वायर है जिसके नाम में सिर्फ एक आ रहा है, दैट इज जेड, और स्क्वायर का मतलब हमें याद है उसी एक्सिस पे बनाना है। तो डी जेड स्क्वायर में क्या होता है कि एक डंबल तो तुमने जेड एक्सिस पे बना दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ ये बना दूं और तुम्हें कहूं इसका नाम लिखो, तो आप क्या लिखोगे बताओ? जो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है, अगर मैं सिर्फ वो बना दूं तो आई थिंक आपको मालूम है कि आप क्या नाम देने वाले हो। गौरव? गौरव? मैम पी जेड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक डंबल दिख रहा है। डंबल किसकी शेप होती है? पी, और जेड पर दिख रहा है तो तुम तो उसे पी जेड नाम दे दोगे, और मुझे तो तुमसे डी जेड स्क्वायर बनवाना है। तो इस डिफरेंस को समझें, केवल ये बनाना तो पी जेड हो जाएगा। तो आपको इस बात को समझना है कि एक और डंबल हुआ करता था, एक और डंबल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उस डंबल का साइज इतना छोटा होता गया कि वो एक तरह से नेग्लिजिबल हो गया। लेकिन इसको छोटा कर रही हूं मैं, देखो समझना, ये छोटा कर दिया, इधर से भी छोटा कर दिया, और छोटा कर रही हूं, ये देखिए, और छोटा कर दिया, और छोटा करिए, इसे छोटा करते जाइए। अब बताइए, अगर मैं और इसको स्मॉल कर दूं तो ये केस आ जाएगा। ये जेड एक्सिस पर एक डंबल बन गया और ये दूसरे डंबल बन गया। सोचिए, देखिए, इसको छोटा करिए, अभी इतना कर दिया था ना, अब और छोटा कर दो, अब और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, बताओ इस तरह से दो ही आ जाएंगे नीचे। इसको लंबा करके देखो तुम, डंबल आएगा नहीं आएगा? इसको एक्सटेंड करके देखो, इसको इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, डंबल आएगा ना? तो ये इसके साथ, इसे कहते हैं डोनट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये डोनट इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ आए तो इसको एक डंबल गिनना और जेड एक्सिस का ये गिनना, पर ये नेग्लिजिबल हो गया, इसलिए इसको नाम में जगह ही नहीं दी, इसी को दे दी, तो डी जेड स्क्वायर नाम दिया। और अगर केवल जेड पर ही बना हुआ हो, सिंगल डंबल, तो ये पी जेड। फर्क पता चला? केवल जेड एक्सिस पर एक डंबल है तो वो पी जेड है, और जेड एक्सिस पर एक डंबल है लेकिन एक क्लाउड आप दिखा रहे हैं, आप एक और डंबल को दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो सिकुड़ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो वो चीज हो जाएगी डी जेड, राइट। बनाइए पहले डी एक्स वाई बनाइए। 5d ऑर्बिटल्स को आप ड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 1 डी एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्सिस के नाम लिखिए। एक्स वाई का मतलब डंबल इज बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ एक्स वाई के बीच में एक डंबल बनाइए। दूसरे डंबल के लिए आप फ्री, ये पहला, ठीक है। सेकंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उन्हीं एक्सिस पर,
लिखवा दो ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब डम्बल आर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बनाइए, वाई एक्सिस पे बनाइए, ठीक है। उसके बाद वाई जेड बनाइए, वाई और जेड के बीच में, ये वाई दोनों तरफ लिखिए, जेड और वाई जेड के बीच में एक टर्म है, दूसरा कैसे। इस टॉपिक पर और वर्कआउट होगा, थोड़ा हम और केमिस्ट्री में आगे आ जाएं, फिर अभी कुछ टर्म्स में यूज होंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी लिमिटेड ले रहे हैं और इस पे वर्कआउट करना सिखाऊंगी बाद में। वाई जेड बन गया, अब एक्स जेड बनेंगे। एक्स जेड का मतलब है एक्स और जेड के बीच में, तो ये भी एक्स ये भी जेड, मतलब वाई में एक डंबल आएगा। ठीक है, और फिफ्थ बनाना है आपको डी जेड स्क्वायर। एक्सिस बनाए, जेड एक्सिस पे डंबल बनाए, और ये डोनट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड जो मैं काम में नहीं हूँ ना, ये बाद में बताऊंगी आपको। ये डोनट, दिस इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ डी जेड स्क्वायर एंड पी जेड। श्रुति बोलो। Ma'am, before we studied that all the length of all the dumbbell is equal, then ma'am in the fifth one it is not. बिल्कुल सही, फिफ्थ वन में तो आप देखिए डबल डम्बल ही नहीं रहा, एक तरह से डम्बल है, लेकिन अगर मैं डम्बल बनाऊंगी तो वो पी से कंफ्यूजन में चला जाएगा, इसलिए हमने ये डोनट क्लाउड बनाया है। तो नो डाउट इट इज एक्सेप्शनल केस। Okay ma'am. डी में ही एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल सही। हमने पढ़ा था डी में डबल डम्बल होता है, हमने पढ़ा था चारों लोब्स की लेंथ भी आपको बराबर रखनी है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि ये था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होता गया और यहाँ पर इसलिए ये दिखा देते हैं कि था, लेकिन अब बहुत छोटा सा रह गया, तो उसको ना नाम में जगह मिला, इस एक्सिस को ना नाम में जगह मिला, देखो जेड अकेले को लिखा हुआ है और डम्बल भी एक ही रह गया, लेकिन केवल एक रखती तो ये पी जेड से इंप्रेशन देता, इसलिए ये एक क्लाउड रखा। ठीक है, तो नो डाउट डी जेड स्क्वायर एक्सेप्शनल केस में जाएगा, राइट। चलिए अब ये बनाइए, ड्रॉ, ये लिख लिया ना वर्ड डोनट, DOUGHNUT, डोनट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, क्यों है, ये सब धीरे धीरे आगे लेंगे। ड्रॉ डी जेड स्क्वायर एंड पी जेड, सब बना लीजिए। डी जेड स्क्वायर में स्क्वायर होने से तुमने डम्बल जेड एक्सिस पे बनाया, लेकिन तुम्हें डी का इंप्रेशन देना है, इसलिए तुम्हें डोनट क्लाउड दिखाना पड़ेगा। और पी जेड, तो पी तो होता ही डम्बल है, और जेड का मतलब डम्बल जेड एक्सिस पे बनाना है, तो जेड एक्सिस पे तुम्हें एक डम्बल दिखा, तो ये हो गया तुम्हारा पी जेड। ठीक है, तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीट, और हम फोर्थ क्लास में फोर्थ क्वांटम नंबर पर पहुंच चुके हैं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट पर हम आ चुके हैं। अगली क्लास में हम क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्या आपको याद है, मैंने कहा था एटम में इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल्स होते हैं, शेल्स में सब शेल्स होते हैं, और सब शेल्स में ऑर्बिटल होते हैं। क्या आप पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पहली क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, वो शेल पे वर्कआउट कर चुकी है,
दूसरी क्वांटम नंबर एजीम्यूथल, वो सबशेल के लिए सब कुछ बता चुकी है, और तीसरी क्वांटम नंबर मैग्नेटिक है, जो ऑर्बिटल के बारे में बता चुकी है। तो तीनों क्वांटम नंबर एड्रेस के तीनों पार्ट को कवर कर चुकी है। तो क्वेश्चन उठता है स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताने वाली है, स्पिन क्वांटम नंबर की हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो क्या आप जानते हैं कि अर्थ के दो तरह के मोशंस होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं और कौन कौन से होते हैं बताइए। अर्थ के दो तरह के मोशंस होते हैं, क्या क्या नाम है, क्या क्या होते हैं यादवी? Rotation and revolution. Yes, what are the meanings? Rotation means that the earth moves on its own place around the axis, and revolution is the movement of earth around the sun. Around the sun. तो जिस तरह से अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं, अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है, उसी तरह से एटम की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस सेंटर में है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब आज तक आपने 9th में पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ सन के चारों तरफ जैसे अर्थ घूम रही है, तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम ही रहा है और ये अपनी ओन एक्सिस पे भी घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वो पहला मोशन है, और जब वो अपनी ओन एक्सिस पे भी घूमता है तो वो दूसरा मोशन है, और अपनी ओन एक्सिस पर घूमने को ही स्पिन मोशन या फिर स्पिनिंग कहा जाता है। आई रिपीट, जिस तरह से अर्थ के दो मोशन है, सन के चारों तरफ अपनी ओन एक्सिस पर, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के भी दो मोशंस हैं, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी ओन एक्सिस पर भी। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओन एक्सिस पर घूमता है तो इस मोशन के लिए नाम रखा है स्पिन मोशन और स्पिनिंग, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो इस मोशन का नाम रखा है ऑर्बिट मोशन। ऑर्बिट में घूमना, ऑर्बिट मोशन, अपनी ओन एक्सिस पर घूमना, स्पिन मोशन और स्पिनिंग। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओन एक्सिस पर दो तरह से घूम सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। स्पिनिंग के दो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है स्पिन मोशन करने की? दिस इज गवर्न्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का एड्रेस से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल शेल कवर कर चुकी है, एजीमुथल, सबशेल और मैग्नेटिक ऑर्बिटल। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर बहुत समय बाद आई थी इन तीनों। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या एक दिन में बैठकर साइंटिस्ट लोगों ने ये पूरा टॉपिक निकाल दिया है? ये सालों की जर्नी है बच्चों, सालों की। मतलब नील्स बोहर आए, उन्होंने शेल के बारे में बताया। बहुत समय तक हमारे पास सिर्फ शेल हुआ करते थे, फिर सोमरफेल्ड ने आकर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा जिसने उसे सोचने को मजबूर किया, उनको सोचने के लिए मजबूर किया कि शेल में कोई तो चीज है अंदर। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखे गए जो अभी आपको नहीं बता सकती मैं, धीरे धीरे आगे आएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यही तो चैप्टर है कि कैसे पता चला। लाइक कोई दो चीजें हो सकती है, देखो, कुछ चीजें होती है एक्सीडेंटली और कुछ चीजें होती है एमली। आप साइंस में ध्यान रखना, कुछ चीजें एक्सीडेंटली होती है। एक्सीडेंटली का मतलब कुछ चीज अपने आप हो गई। अब साइंटिस्ट सोचेगा ये एकदम से कैसे हो गई, हो अपने आप गई। अब वो सोचेगा कि ये क्यों हुआ था। एक तो डिस्कवरी यहाँ से बनती है, और एक होती है एमली करना। एमली मतलब कुछ ऐसा देखा गया जिसने कहा कि नहीं, शेल के अंदर कुछ तो होना चाहिए। काफी समय बाद पता चला हाँ सबशेल है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पता चला कि सबशेल में कुछ तो होना चाहिए। ट्राई किया, प्रैक्टिकल किए, पता चला हाँ सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स थे। तो ये सालों का काम है बच्चों, सालों का। बहुत समय के बाद ऐसा होता है। अपन अजमेर की बात करें तो मैं जिस समय स्टूडेंट हुआ करती थी, मैं आपको बता दूं, बजरंगगढ़ अगर आप लोगों ने देखा है तो वो अजमेर का एंड हुआ करता था। बजरंगगढ़ पर अजमेर एंड हो जाता था, उसके बाद सुनसान होता था पूरा एरिया। और आज अपन देख सकते हैं कि हम लोग अब पुष्कर रोड पर रहते हैं, मतलब पुष्कर के पहले तक अब हम लोग रह रहे हैं, और पहले बजरंगगढ़ पर खत्म हो जाता था अजमेर। तो समय के साथ चीजें बदलेंगी ना, डेवलपमेंट होगा नहीं होगा। उसी तरह की बात है कि बहुत समय तक सिर्फ शेल रहा, फिर शेल के अंदर सबशेल का पता चला, फिर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल का, फिर पता चला इलेक्ट्रॉन के तो दो मोशन है। ऑब्जर्वेशन से ये चीजें आई हैं।
हर चीज का ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व हुआ फिर इन चीजों का पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के कितने मोशन है, दो मोशन में, एक है ऑर्बिट मोशन, एक है स्पिन मोशन। अब स्पिन मोशन होने के तरीके हैं दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब स्पिन मोशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, इसका पता लगाती है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के पास दो ही वैल्यूज होंगी, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही ऑप्शन है घूमने के। अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स है +12, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वैल्यू फिक्स है -12। क्या आपने देखा कि n की बहुत सारी वैल्यूज हैं? क्या आपने देखा l की बहुत सारी वैल्यूज हैं, n की बहुत सारी हैं? कौन बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू क्यों है? क्यों दो ही वैल्यूज हैं? क्या n की फिक्स वैल्यूज है? n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक है, l की वैल्यूज 0 to n-1 है, m की वैल्यूज 12+1 है। सबके साथ खूब सारी वैल्यूज है, क्योंकि बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं, शेल्स में बहुत सारे सबशेल्स हो सकते हैं, सबशेल में बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं, लेकिन स्पिनिंग तो दो ही पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमता है या इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की केवल दो वैल्यूज होती हैं, एक +12 एक -12। +12 क्लॉकवाइज घूमे तो, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो -12। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर की पूरी केमिस्ट्री है। ठीक है, स्टार्ट करें। उसी फ्लो में लिखवाऊंगी जिसमें अदर लिखवाई है। नंबर 1, गिवन बाय लैंडबैक, इसमें ये साइलेंट है, यूहर लैंडबैक मत पढ़ना, लैंडबैक एंड Goudsmit, given by Lambeth and Goudsmit. नाइन टेंथ में आप लोग शायद रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो कि गोल्ड फॉइल ली थी और उस पर जब अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट कराई तो आपको याद है ना, कुछ सीधी निकल गई थी या मैक्सिमम सीधी निकल गई थी, एक 180 पर डिफ्लेक्ट हो गई थी, फिर 180 डिग्री वाली जो बाउंस बैक हुई थी उससे सोचा कि सेंटर में न्यूक्लियस होना चाहिए। कुछ होता है तब साइंटिस्ट कुछ सोचता है। आपको मालूम है केमिस्ट्री में एक बात आप पता कर लो, आपके 100 में से 50 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, ये लाइन आप याद कर लो। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल साइंस है, केमिस्ट्री थ्योरेटिकल नहीं है। क्या कोई बताएगा एक्सपेरिमेंटल साइंस होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस? केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस? बताओगे कोई? ट्राई करो। अदिति बोलो बेटा। एक्सपेरिमेंटल मीन्स मैम एक्सपेरिमेंट करके जिस चीज के अगर अपन कुछ निकाल सकते हैं। यस। अच्छा, अपने को एज अ स्टूडेंट क्या लगता है, और मैं आपको बताऊं मैंने जितने साल स्टडीज की, मतलब मैं भी यही मानती थी कि जैसे ये बुक है ना, इस बुक में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इस बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा 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 होता है, ऐसा लो, ऐसा करो, फिर ये होगा। हम खुद एज अ स्टूडेंट ये मानते थे कि हमने बुक ली, बुक में जो जो लिखा हुआ है वो हमने लैब में जाकर किया और फिर ऐसा होगा। मतलब हमारा एज अ स्टूडेंट थॉट होता है कि पहले बुक्स होती है फिर लैब होता है, मतलब पहले बुक में लिखा होता है फिर हम लैब में जाके करते हैं। नहीं बच्चों, पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिर बुक्स बनती है, उसके बाद थ्योरीज बनती है बुक में, ये समझना। लेकिन अपन लोग तो उल्टा चलते हैं ना, क्योंकि अपन साइंटिस्ट थोड़ी ना, अपन तो पढ़ने और पढ़ाने वाले। तो अपन पहले बुक हाथ में लेते हैं फिर लैब में जाते हैं, अच्छा बुक में ऐसा ऐसा लिखा है, अच्छा लैब में ये करते जाओ। लेकिन जो लोग केमिस्ट्री को बनाते हैं, जो लोग बुक्स लिख रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग पहले प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो लिखेंगे। तो सपना थोड़ी ना आ जाएगा, मुझे बताइए। पहले लैब में जाकर वर्क होगा, मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसा ऐसा देखा, अच्छा मुझे ये देखने में आया, मतलब ऐसा होता होगा। हमेशा ध्यान रखिए, थ्योरी इमेजिनरी चीज है, थ्योरी इमेजिनरी चीज है, इमेजिनरी है तभी तो फेल होती है।
फिजिसिस्ट साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी, फिर इसने आकर इसको फेल कर दिया, है ना। तो थ्योरीज इमेजिनरी होती है। क्या सोचता है साइंटिस्ट, मैंने ऐसा प्रैक्टिकल किया, मुझे ऐसा देखने को मिला, तो इसका मतलब ऐसा ऐसा होता होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। वो सोचता है कि ऐसा होता होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ एल्यूमिनियम का वायर लगा रखा है, मेरी इसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है ना। अब किसी का ध्यान चला गया, एल्यूमिनियम में से करंट फ्लो हो रही है, मेटल में से करंट फ्लो हो रही है, वाई अब वाई गया उसके दिमाग में। पहले कुछ हुआ, या तो अपने आप हो रहा है या उसने किया, अब उसके दिमाग में वाई गया, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर क्या किया कि अच्छा, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, वो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से करंट फ्लो हो सकती है। तो याद रखिए, पहले प्रैक्टिकल होते हैं या कुछ हो रहा होता है नेचर में, जिस पर एकदम से सामने वाले का ध्यान जाता है, और फिर वो वाई पर लग जाता है, वर्क करना चालू कर देता है, फिर वो उन्हें बुक्स में लिखता है, फिर वो थ्योरी बनती है। तो केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। पहले प्रैक्टिकल हो रहे हैं, फिर थ्योरीज बन रही हैं। तो पहले कुछ ऐसा देखने में आया कि लगा कि नहीं, शेल में कुछ तो है, फिर सब शेल का कंसेप्ट है। फिर कुछ प्रैक्टिकली ऐसा देखने को मिल गया कि नहीं, सब शेल में भी कोई तो है, उससे ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया। फिर पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूमता, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन पिक्चर में आया, वो मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगी। उससे पता चला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन का तो स्पिन भी चलता है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दो तरह से चलता है, वो पता चला। मतलब सबके पीछे प्रैक्टिकल्स है बच्चों। प्रैक्टिकल होते हैं, फिर थ्योरी बनती है, थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं होते। आप स्टूडेंट, हम टीचर थ्योरी से प्रैक्टिकल करते हैं, साइंटिस्ट लोग प्रैक्टिकल से थ्योरी बनाते हैं। ये बात तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब जैसे किसी के दिमाग में आया दो ही क्यों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई सोचेगा पता कैसे चला इन लोगों को कि स्पिन मोशन भी होता है। तो ये नाम क्यों लिखे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पे पूरा वर्कआउट किया है, तभी तो फर्स्ट पॉइंट इनको देते हैं अपन कि सारा काम, सारी मेहनत इनकी है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज गिवन बाय लैंडबैक एंड गॉडमिन्स्ट। सेकंड पॉइंट लिखिए, डिनोटेड बाय, जितनी भी रिफ्रेशर्स है उसमें इससे लिखा हुआ है, जेई नीट में इसी सिंबल से आएगा, और एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, 11th एग्जाम में इससे आएगा। स्पिन क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट, इसके बारे में बताती है डायरेक्शन ऑफ किसकी, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की डायरेक्शन क्या है। It tells about direction of spinning of electron. Whether it is clockwise or anti-clockwise. If clockwise, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ फिक्स कर दी। आप मानेंगे इसका पूरा डेरिवेशन है, एक छोटी सी किताब हमें एमएससी में पढ़ाई जाती है 20 से 25 पेज की, उसमें पॉली ने ये डेरिवेशन करके वैल्यू निकाली है। मतलब इन सबके पीछे बहुत वर्कआउट है, आपको तो फाइनल दिया जा रहा है, ये पूरा डेरिवेशन से आया है, और बहुत ही टफ डेरिवेशन है इसका, जो पॉली ने करके ये वैल्यू निकाली थी। और इफ एंटी क्लॉकवाइज, S की वैल्यू आती है -½ ठीक है, दो वैल्यूज हैं, +½ और -½ तो अब एक नया वर्ड हमने यूज किया, स्पिनिंग। तो हम स्पिनिंग का मीनिंग देख लेते हैं, नीचे एक बॉक्स बना लो। इलेक्ट्रॉन हैज 2 टाइप ऑफ मोशंस। इलेक्ट्रॉन हैज 2 type of motions. Number 1, orbit motion. Movement किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, कहाँ है, इन ऑर्बिट, जो कि कहाँ है, अराउंड न्यूक्लियस। एक एक वर्ड बहुत एक्यूरेसी और प्रेसिजन के साथ, बहुत अच्छी केमिस्ट्री की हाई से हाई टर्म्स यूज करते हुए लिखने की आदत डालना है अब आपको।
वो जो होता है ना छोटी क्लास में मन से लिखना है, वो मन वाली चीज अब नहीं चलेगी। इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप ऑफ मोशन, पहला कौन सा, ऑर्बिट मोशन, मूवमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन, कहाँ, ऑर्बिट में, कहाँ, अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा स्पिन मोशन, और स्पिन मोशन का ही नाम क्या है, स्पिनिंग, ये भी मूवमेंट है, किसका, ये भी इलेक्ट्रॉन का है, कहाँ, ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे घूमना, movement of electron on its own axis, which may be clockwise or anti-clockwise, which may be anti-clockwise or clockwise, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बनाओ, अलग कलर हो तो यूज करना, जो लिखवाने वाली हूँ उसके लिए। न्यूक्लियस के चारों तरफ मूवमेंट दिखाओ, ये एरोज मूवमेंट के, इनमें से किसी एरो को हाईलाइट कर लो, ये ऑर्बिट मोशन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओन एक्सिस पे घूमते हुए दिखाओ, ये भी मूवमेंट के एरोज हैं, इसको स्पिन मोशन मानो। ठीक है। अब जो मैं लिख रही हूँ वो फॉर्मूले सम अप कर लेते हैं सारे। शेल में सबशेल का फॉर्मूला, सबशेल में ऑर्बिटल का फॉर्मूला, और एक और लेंगे शेल में ऑर्बिटल का फॉर्मूला। कौन बताएगा? जो जो तुम्हें आते हैं वो बता दो। शेल में सबशेल का फॉर्मूला बता दो। नहीं, शेल में सबशेल निकालने का फॉर्मूला L इक्वल्स टू 0 to n-1। सबशेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला m इक्वल्स टू 12+1, है ना। अब मैं एक और नया सिखा रही हूँ, शेल में सीधा ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला, वो लिखिए n²। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके साथ एक बार में आ गए। क्या निकालने का फॉर्मूला? शेल में ऑर्बिटल, तो लिखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। अभी तक हम शेल में सबशेल निकाल रहे थे, सबशेल में ऑर्बिटल, अब ऑर्बिटल सीधे शेल में। फॉर्मूला लिखिए n²। याद करिए फटाफट, n² क्या निकाल के, n आ गया ना शेल का सिंबल, शेल में ऑर्बिटल निकालना है ना, n²। एक एग्जांपल करके देखें दोनों मेथड से। L शेल ले लेती हूँ, इसमें ऑर्बिटल निकालनी है। फाइंड ऑर्बिटल इन L शेल। पहले स्टेप बाय स्टेप वाला मेथड बताओ कोई। फाइंड ऑर्बिटल इन L शेल, पहला मेथड स्टेप बाय स्टेप करवाइए कोई। पहले सबशेल निकलवाना, फिर सबशेल में ऑर्बिटल निकलवाना। कौन बताएगा? पहले स्टेप बाय स्टेप वाला करते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले वाला यूज करना तुम कंपटीशन में। बताओ कोई भी। शेल में सबशेल निकलवाओ, सबशेल में ऑर्बिटल। L शेल में निकलवाना है, तो पहले L शेल में सबशेल निकाल लो। KL 1 2, n की वैल्यू 2 है, उसमें सबशेल्स निकालने का फॉर्मूला 0 to 2-1,
0 to 1 मतलब 0 and 1, और 0 और 1 का मतलब हो गया S और P। तो दो तो सब शेल आ गए, है ना। अब सब शेल्स में ऑर्बिटल निकाल लो। तो S सब शेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल। और P सब शेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल, Px, Py और Pz। तो टोटल ऑर्बिटल 4 आ गए। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लो, m इक्वल्स टू 12 प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 आ जाएगा, और m इक्वल्स टू 12 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ जाएगा। अब डायरेक्ट करके देखो, बताओ, ये तो मेथड 1 हुआ। पहले शेल में सब शेल निकाले, 2 आए S और P, फिर S में एक ऑर्बिटल, P में 3, तो टोटल 4 आ गए। अब मेथड 2 लगाओ। कौन बताएगा मेथड 2? डायरेक्ट शेल में ऑर्बिटल्स निकालने का, सीधे शेल में ऑर्बिटल्स निकालने का। प्रियांशी? Ma'am, in the direct method, we have the formula n square, so we can put the value of n, which is here 2, so 2 square will be 4, so we can directly calculate 4 orbitals. डायरेक्ट अगर आपके सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4। तो दो मेथड्स होते हैं। अगर स्कूल में आपका सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहा है, मार्क्स देख लीजिए, आपसे कहा है एल शेल में सारे ऑर्बिटल निकालो, तो पहले आप उसमें सब शेल निकाल के दिखा दो, फिर सब शेल्स में ऑर्बिटल निकाल दो, फिर गिन लो, 1 और 3 मिलाकर 4 आ गए। और दूसरा डायरेक्ट मेथड है आपके पास एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर से सीधा शेल में क्या निकल जाते हैं? ऑर्बिटल्स। मतलब 2 स्टेप नहीं चलना पड़ता, सीधे ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला नोट करो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स का बनाओ एक चार्ट। शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन, तीनों का एक चार्ट बनाओ। ये तो नंबर निकालने का था, अब सब में इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मेथड ले लें, फॉर्मूलेज ले लें। बताइए, कौन बताएगा? शेल में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बताइए। शेल में इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला, प्रियांशी बोलो। Ma'am, ठीक है, औरों ने भी क्या, पूछ लेती हूँ। अर्पित बोलो, शेल में इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला। चलो कोई बात नहीं, तनिष्का बोलो। हम 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिंग कर लेना। शेल का फॉर्मूला हो गया 2n स्क्वायर। सब शेल का अपन ने चार्ट बना रखा है, उसमें देखो जो अपन ने वैल्यू ऑफ n, नेम ऑफ सब शेल में तीसरा कॉलम बना रखा था, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, देखो। हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2l प्लस 1। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला दिया है मैंने अभी तक आपने नोट्स लिखे हैं, उसमें मैंने आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला दिया है? नहीं दिया है। अब दे रही हूँ, कोई भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। इसमें फंसाने के बहुत तरीके होते हैं, सारे मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे। सारे शेल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन आते हैं, सब शेल्स में अलग अलग आते हैं, लेकिन ऑर्बिटल कोई भी हो उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। कितने बच्चों को याद है? एक ऑर्बिटल को अपन ने एक बॉक्स से दिखाया था, याद है ना? तो नोट डालिए, वन ऑर्बिटल इज शोन बाय वन बॉक्स। फिक्स है, एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से ही दिखाया जाता है। वन ऑर्बिटल इज शोन बाय वन बॉक्स विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। डन। 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उसमें एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। 2 ही क्यों होते हैं ये भी आगे आएगा, एक क्लॉक क्यों घूमता है, एक एंटी क्लॉक, ये भी आएगा, सब आएंगे आगे। यही पूरा चैप्टर है, इन सबको पढ़ना ही चैप्टर है डिटेल में। लेकिन अभी एक एक पॉइंट आप लेते जाइए, फिर सबके बाय आ जाएंगे। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज।
कुछ बुक्स इसको ऐसे भी बनाती हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एक क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है। स्पिनिंग की डायरेक्शन बताई थी ना अभी, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक साथ चार्ट आते जा रहे हैं आपके, ताकि आपको एक चार्ट इलेक्ट्रॉन्स का रह जाएगा, एक चार्ट एक में दूसरे को निकाल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको सारा क्रॉस टैली कराती हूँ, आप लोग इंटरेस्ट लेना और आंसर्स देना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का क्या फॉर्मूला है? इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन कराती हूँ। ये हमारा इंस्टीट्यूट है और हमारे इंस्टीट्यूट में 1 2 3 4 5 6 रूम्स हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में 6 रूम्स हैं और हमारे हर रूम में 40 बच्चे अगर आ सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं पूरे इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट की कैपेसिटी है? बता सकते हैं ना? आपसे इसका आंसर क्या पूछूं मैं? आपके लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसी से यहाँ का आंसर है। अगर एक इंस्टीट्यूट के हर रूम में कितने कितने बच्चे आ सकते हैं ये पता हो, तो इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी आ सकती है, नहीं आ सकती है? तो अगर ये पता चल जाए कि एक शेल में कितने सब शेल हैं, तो बताइए शेल की कैपेसिटी आएगी, नहीं आएगी? एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, तो सब शेल की कैपेसिटी आएगी, नहीं आएगी? या एक शेल में कितने ऑर्बिटल है, तो शेल की कैपेसिटी आएगी, नहीं आएगी? जो जिसके अंदर डिवाइडेड है उनकी कैपेसिटीज पता कर लो, उनको टोटल कर लो, तो उस ऊपर वाले की कैपेसिटी आएगी, नहीं आएगी? अब सुनना, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका कॉज कौन स्टूडेंट 2 पॉइंट्स में दे सकता है? मेरे इंस्टीट्यूट में टोटल 1 2 3 4 5 6 240 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इसका रीजन क्या दे सकते हो बताओ? इस इंस्टीट्यूट में टोटल 240 स्टूडेंट्स क्यों आ सकते हैं? इसका आंसर कौन दे सकता है? 2 लाइन बोलनी पड़ेगी, नहीं बोलनी पड़ेगी बताओ? पहली लाइन क्या बोलनी पड़ेगी? Ma'am, each room has a capacity of holding 4 students. हाँ, And the second point, the institution has total rooms 6. राइट। तो क्या आपको ये भी पता करना था कि कितने कमरे हैं? कितने कमरे थे? टोटल 6, और हर कमरे की आपको कैपेसिटी पता थी 40, तो आपने तुरंत क्या कर लिया? 6 इंटू 40। तो क्या आंसर आ गया? Yes, ma'am. क्या आंसर आ गया? Ma'am, 240. 240। अब यहाँ पे भी बताओ मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इतने होते हैं क्योंकि 2 स्टेटमेंट जैसे तुमने यहाँ दिए कि मैम आपके इंस्टीट्यूट में इतने कमरे और हर कमरे की इतनी, ऐसे यहाँ पे बनाओ, बोलो। सारा डेटा तुम्हारे पास लिखा हुआ है, उसी के अंदर से आएगा। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अच्छा ये बताओ पहले। Ma'am, it depends upon this shell. If we talk about K shell, then it will hold 2 electrons. Formula. We are talking about general formula. Ma'am, 2n square. 2n square आते हैं, तो एक शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर आते हैं बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, बोलो कितने? Ma'am, 2. नहीं, अभी लिखवाया है, जस्ट इसके ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ के आओ, उसमें लिखा हुआ है एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? Ma'am, 1. ये वाला भी बनाया था ना, शेल सब शेल, और उसमें इसमें निकाले थे, इससे डायरेक्टली इसमें निकाले थे, इससे इसमें। Ma'am, n square. यस, एक शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? n स्क्वायर। n square. क्या मैसेज चाहिए? Yes, ma'am. क्या मैसेज चाहिए? एक इंस्टीट्यूट में 6 कमरे थे और हर Yes, ma'am. कमरे की कैपेसिटी 40 की थी। वैसे यहाँ बताओ एक शेल में n स्क्वायर ऑर्बिटल है और Ma'am, 2 electrons. हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल कितना बताया? Ma'am, 2. हाँ, बताइए 2n स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? Yes, ma'am. मैंने आपको इसीलिए सिंपल एग्जांपल दिया, आपके लेवल का नहीं है, लेकिन इसीलिए दिया कि इससे समझ जाओ तुम। देखो एक इंस्टीट्यूट में कितने रूम है और हर रूम की कैपेसिटी बताओ, तो इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी आएगी, नहीं आएगी? उसी तरह से एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स है? n स्क्वायर, और हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 2।
मजा नहीं आएगा। सबको जुड़ना ही है। एक इंस्टीट्यूट के कमरे और उनकी कैपेसिटी से ही इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी बनती है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये रिलेटेड है। उसी तरह से शेल में ही तो सब शेल है, सब शेल में ही तो ऑर्बिटल है, तो सब लिंक्ड है आपस में। ये थोड़ी नहीं उसके इलेक्ट्रॉन अलग जाएंगे उसके अलग, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि वो उसी का तो हिस्सा है। तो एक शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? या तो सब शेल का इंफॉर्मेशन ले आओ या ऑर्बिटल का ले आओ। एक सब शेल में कितने आएंगे? ऑर्बिटल का ले आओ, अपने आप इंफॉर्मेशन आती जाएगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें कोई रखने की बात नहीं है, सब जुड़े थे। बहुत अच्छा विषय। अब इसी तरह से एक और लेंगे, है ना? कोशिश करना कोई और हाथ खड़ा करे। बताइए, ट्राई करिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कितने होते हैं? अब उसके दो स्टेटमेंट, बिकॉज कोशिश करिए। एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिखे हुए हैं, देखो, क्योंकि सबशेल के अंदर तो ऑर्बिटल का ही ऑप्शन बचता है। सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है ना, तो सबशेल का आंसर तो ऑर्बिटल से ही आएगा, ऑर्बिटल से ही निकलेगा इसका आंसर, तो इसके अंदर तो वही होते हैं। हाँ पीयूष बताओ। बिकॉज Ma'am, number of orbitals in a subshell are 2l plus 1 and each orbital contain 2 electrons. नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल का फॉर्मूला आपने परसों की क्लास में सीखा था, 2l plus 1 and each orbital contain 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2 into 2l plus 1. नहीं सुनो, सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2l plus 1. और हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2. तो सबशेल में कितना आ जाएगा? 2 into 2l plus 1. 2 into 2l plus 1। तो ये सब रिलेटेड है बच्चों। आपको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपस में चेन बना के आप इन सारे फॉर्मूलेस को लर्न कर सकते हो। अब तुम्हारे रजिस्टर में देखना, या फिर रुको मैं यही लिख देती हूँ। ये बना लिया, शेल में ये, सब शेल में ये, ऑर्बिटल में ये। तो ये तीन क्यों है? क्योंकि देखो आपके खुद के स्टूडेंट ने, ऋषभ ने बताया 240 के लिए 2 डेटा चाहिए, कमरे कितने और हर कमरे में कितने हैं। तो यहाँ पे भी ये निकाल रहे हैं, कितने ऑर्बिटल है हर में कितना, कितने ऑर्बिटल है हर में कितना। ठीक है, अब और बच्चे भी हाथ खड़ा करिए, सब लोग ट्राई करिए। देखिए बच्चों, 4th क्लास हो गई, अब आंसर दे बाकी बच्चे भी। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? अब मुझे कोई आंसर दे कि मैम इसलिए एल में, एम में, एन में, ओ में, पी में दीजिए। एस सबशेल में कितने आ रहे हैं बताइए क्यों? पी सबशेल में कितने आ रहे हैं बताइए क्यों? डी सबशेल में कितने आ रहे हैं बताइए क्यों? 2 टेबल्स आपके पास बनी हुई हैं, उनमें ये लिखे हुए। शुरू करिए। के में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और क्यों? एक अंदर जाना, एक अंदर जाना मतलब शेल का आंसर सबशेल से देना और सबशेल का आंसर ऑर्बिटल से देना, एक एक अंदर जाना। ठीक है, बताओ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैम के शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, चार्ट में देख लेना। पहला जो टेबल बनाई थी ना अपन ने, के में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि मैम बाय यूजिंग फार्मूला 2n स्क्वायर। नहीं, शेल में सबशेल से निकाल दो, ऑर्बिटल पे मत जाओ, सबशेल से निकाल दो। के शेल में कितने सबशेल हैं? मैम के शेल में 1 सबशेल। कौन सा? एस। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एस मैम 2। देखिए 2। एक और बताओ, एल शेल में कितने सबशेल हैं? मैम एल मैम 2। कौन कौन से? एस एंड पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैम 2। पी में? मैम पी 6। टोटल 8। चेक करो, एल में 8 ही है क्या? यस मैम। समझ रहे हो? यस मैम। वो जिसके अंदर डिवाइडेड है उसकी काउंटिंग कर लो, जोड़ लो, उसकी काउंटिंग आ जाएगी। प्रियांशी, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं? मैम 18। क्योंकि इसमें कितने सबशेल्स हैं? मैम एम शेल हैज 3 सबशेल्स। हाँ, अपन ने बात की थी जिस नंबर का शेल होता है उसमें उतने ही सबशेल होते हैं।
तो थर्ड नंबर के शेल में 3 सब शेल है, कौन कौन से? मैम S, P and D. एस में कितनी कैपेसिटी? मैम 2 electrons, 6 electrons, डी में 10 electrons, कितने आ गए? 18. बस खत्म। मैंने आपको कहा था कि बाद में मैं इन सब के रीजन बताऊंगी आपको। चलिए एन शेल में निकालिए कोई। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? अर्पित आपका आवाज नहीं आ रही है, आप माइक का देखिएगा ना ताकि आप अगली क्लास में दे पाए। याद भी बोलो एन शेल में 32. बिकॉज Ma'am, because N shell has 4 subshells. S, P, D, F. S contains 2 electrons, P contains 6 electrons, D contains 10, and F contains 14 electrons, and they sum up to 32. बहुत बढ़िया। अब और इनका बताइए सब शेल का। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे? अभी तुमने एसपीडी से इनके निकाले, अब एसपीडी के खुद के निकालो कि उनमें 2, 6 और 10 क्यों आ रहे, है ना। अब उनके निकालो कि उनमें ऐसा क्यों आ रहा है। और बच्चे भी ट्राई करिए बच्चों। एकलव्य बहुत बढ़िया, ट्राई करिए। हटा लिया हाथ, क्यों? करिए बच्चों ट्राई, एकलव्य ट्राई करिए। चलो कोई बात, अभी फोर्स नहीं करेंगे आपको। याद भी बोलो। And S subshell has 2 electrons because it contains 1 orbital, and 1 orbital contains 2 electrons. बहुत बढ़िया। पी सब शेल, P subshell 6 electrons, as it contains 3 orbitals, and each orbital contains 2 electrons. बहुत बढ़िया। EXP by B, PZ 3 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में 2-2 आएंगे तो टोटल 6 आ गए। D सब शेल कंटेन्स 10 electrons, because D सब शेल has 5 orbitals, and each orbital has 2 electrons. contains 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके पास कितने आ गए? 10। ठीक है, तो बच्चों जहां तुमने ऑर्बिटल बना रखे थे ना वहां फिल कर दो इलेक्ट्रॉन। जहां तुमने ऑर्बिटल बना रखे थे वहां फिल कर दो, उन्हें खाली मत रखो। इस तरह से क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज फिल करके आ जाओ। और सारी कनेक्टिविटी को समझने की कोशिश करो कि दे ऑल आर रिलेटेड, क्योंकि शेल के अंदर सब शेल है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, तो उन्हें जुड़ना तो है ही। वो अलग अलग कैसे रह सकते हैं? तो दे ऑल आर लिंक्ड। ठीक है, टू मोर फॉर्मूला करके लिखिए। टू मोर फॉर्मूला, और यहाँ पर आप 1 पेज छोड़ दो। ये मैं कल कराऊंगी, इसमें समय लगेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में लूंगी, इसमें टाइम लगेगा। टू मोर फॉर्मूला 1 पेज छोड़ दीजिए, फॉर्मूले भी लिखवा दूंगी और एक एक उसका क्वेश्चन भी करा दूंगी। अब ये 1 पेज छोड़ने के बाद हेडिंग डालिए क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन, एक भी नहीं छोड़ेंगे हम, ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अब उन्हें करेंगे। अभी मेरे पास 5 मिनट है, 1-2 क्वेश्चन करा देती हूँ जो आप कर पाओगे। सबसे अच्छा और स्कूल में आने वाला क्वेश्चन है ये, व्हाट 4 क्वांटम नंबर्स टेल्स अबाउट। बताइए, आप खड़ा करिए। व्हाट 4 क्वांटम नंबर्स टेल, इसमें इकट्ठे मत बता देना, प्रिंसिपल बताइए पहले वो क्या बताती है, फिर एजीम्यूट है, मतलब क्वांटम नंबर के नाम भी लिखने हैं तुम्हें और कौन क्या बताती है वो भी लिखना है, 2 काम एक साथ। बताइए व्हाट द 4 क्वांटम नंबर्स टेल्स अबाउट। दिशा बताओ बेटा। Ma'am, the principal quantum number tells about the energy of electron and the size of atom, and azimuthal quantum number tells about the
shape of the subshell, and the magnetic quantum number tells about आज लिखा है the number of orbitals, and the spin quantum number tells about the direction in which the electron rotates. स्पिनिंग वर्ड काम में है ना, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अपनी ओन एक्सिस पे जो घूमता है ना उसकी डायरेक्शन बताता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की जगह ये वाला काम लिखो, पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, ये वाला काम लिखो, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, possible number of orientation of electrons in sorry not electron, subshell in space, ये लिखना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाला इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ये लिखना पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल इन स्पेस। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ गया, आप लिखिए इसका आंसर जब तक मैं सेकंड रेडी कर देती हूँ। बताइए कौन किस से रिलेट होगा, कौन किस से रिलेट होगा। जनरली चार यहाँ होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ज्यादा रखे, और मोर देन वन मैच भी हो सकता है। तो एक का बता दीजिए, मतलब n किस से रिलेटेड है, फिर l किस से रिलेटेड है, फिर m किस से है, और s किस से। ठीक है, बताइए। कौन बताएगा? पीयूष बताओ, एकलव्य बताओ बेटा। एकलव्य आप अनम्यूट कर सकते हो। मैम n is for shell size, ठीक है, शेल and साइज हो गया तुम्हारा फोर्थ, और energy और मैम L is for subshell सबशेल का तुम्हारा सेकंड, and shape शेप। मैम M is for orbital and orientation, and मैम S is for spinning. अब इसमें एक चीज जितना मैंने पढ़ाया उस हिसाब से ये परफेक्ट आंसर है। अब आप एक चीज और देख लीजिए, जो एसपीडीएफ होते हैं ना उनमें भी एनर्जी का यही होता है, ये नोट कर लीजिए। एनर्जी जिस तरह से आपने एनर्जी के लिए पढ़ा था KLMN की होती है, जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं शेल्स की एनर्जी बढ़ती है, उसी तरह से एसपीडीएफ में भी नोट करिए, एस से ज्यादा पी की, पी से ज्यादा डी की, डी से ज्यादा एफ। इसलिए ये जो एल है इसमें एनर्जी भी ऐड करिए 6। एजीमुथल क्वांटम नंबर से सबशेल का पता चलता है, और सबशेल्स में भी एनर्जी लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए इसमें एनर्जी जुड़ेगी। ठीक है, ऋषभ बोलो। मैम जो एनर्जी है मैम वो मैम जो एन है वो एनर्जी के जो एनर्जी होती है मैम इलेक्ट्रॉन में उसके बारे में भी तो बताता है, तो मैम एनर्जी वहां पे एन के साथ भी तो आ सकता है। बोला है ना 6, एन के साथ 6 रखा है ना।
एन ही कह रहे हो ना, एन प्रिंसिपल। यस मैम, यस मैम। में 6 रखा है अपन, शेल रखा है, साइज रखा है, एनर्जी रखा है, और एजिमुथल में सबशेल रखा है, शेप रखा है और एनर्जी रखा है। मैग्नेटिक में ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन, और स्पिन क्वांटम नंबर में स्पिनिंग। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हो गया आपका। एक तरह से आपको पूरे टॉपिक का नॉलेज है, तब आप ये क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। जितनी वैरायटी बन सकती है, और दो फॉर्मूले मुझे और बता। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो क्वांटम नंबर टॉपिक में तो पूछ लीजिए, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा।